स्वागत है आपका बीओडी की सेकंड क्लास में। आज हम ज्योग्राफी में पढ़ने जा रहे हैं कि भारत की स्थिति दुनिया में कहाँ पर है। तो यदि हम वर्ल्ड में भारत की सिचुएशन की बात करें तो हम इसको देख लेते हैं कि यदि हम ये 0 डिग्री देशांतर है तो भारत किधर है? पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि ये पूर्वी देशांतर है, इसको दो भागों में बांटता है, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। इसी प्रकार यदि हम 0 डिग्री अक्षांश की बात करें, भूमध्य रेखा की बात करें, तो भारत की सिचुएशन उत्तरी गोलार्ध में है, क्योंकि दक्षांश जो है पूरी दुनिया को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। तो ओवरऑल जो भारत की सिचुएशन है वो है उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में। कहाँ पर है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। अब हम भारत के सबसे अंतिम बिंदुओं की बात करते हैं। तो यदि हम उत्तरी गोलार्ध को देख के बात करें तो हमारी जो भूमध्य रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश है, उसके ऊपर ही हमारे दोनों मुख्य बिंदु हैं। तो हम देखते हैं कि सबसे दक्षिणी बिंदु जो है मुख्य भूमि का, क्योंकि हमारी ये मुख्य भूमि है, इसके अलावा भी भारत में बहुत सारे द्वीप हैं और उन पर भी भारत का अधिकार है, तो वो भी भारत के हिस्से हैं। तो अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री 4 मिनट पर है, तो भारत के अनुसार ये सबसे दक्षिणी बिंदु है। पर यदि हम अपने उत्तरी गोलार्ध में है हमारा भारत की सिचुएशन, तो हम इसको लिखेंगे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। इसी प्रकार मुख्य भूमि का सबसे जो उत्तरी बिंदु है वो है 36 डिग्री 7 मिनट नॉर्थ। तो अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे उत्तरी बिंदु मुख्य भूमि का वो है 36 डिग्री 7 मिनट और सबसे दक्षिणी बिंदु जो है मुख्य भूमि का वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। तो जो 36 डिग्री 7 मिनट है इसको हम इंदिरा कॉल्स के नाम से जानते हैं और ये लद्दाख में है। जो सबसे दक्षिणी बिंदु है इसको हम कन्याकुमारी या केप केमोरिन के नाम से जानते हैं। पर ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, ये मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु है। वैसे जो अगर हम भारत के अंतिम बिंदु की बात करें वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। ये क्या है? ये इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता है। ये निकोबार में है। ये जो 6 डिग्री 4 मिनट है ये सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का और ये ग्रेट निकोबार में जिसको इंदिरा बिंदु, पिग्मेलियन बिंदु या पार्सेक बिंदु के नाम से जानते हैं। तो हमने देख लिया कि भारत का मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है और सबसे दक्षिणी बिंदु की बात करें अगर बोलेगा सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है तो वो 6 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ है, जो इंदिरा बिंदु के नाम से जाना जाता है। अब हम इसके पूर्वी और पश्चिमी बिंदु की बात करें तो जो सबसे पूर्वी बिंदु है वो 97 डिग्री 25 मिनट है। ये अरुणाचल प्रदेश में है जिसको किबुथु के नाम से जाना जाता है। ये कहाँ पर है? किबुथु में। ये किबुथु में है और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है ये है गौहर माता। गौहर माता इसको अन्य अन्य नाम से जानते हैं, कहीं पर गौर माता, कहीं पर गौहर माता, यहाँ पर गौहर मोता भी मिलता है, तो आप इसको अलग अलग नाम से परेशान न हो, इसको गौर माता गौहर माता के नाम से जाना जाता है। यह गुजरात में है। ये है 68 डिग्री 60 मिनट। अब यहाँ पर भी वैसे है कि ये है भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु, परंतु पूरी वर्ल्ड के मैप के अनुसार भारत हमारा पूर्वी गोलार्ध में था, तो हम इसमें वेस्ट न लगा के ईस्ट ही लगाएंगे। इसी प्रकार 97 डिग्री 26 मिनट ईस्ट। ये हमारे भारत के अलग-अलग बिंदुओं की सिचुएशन। अब हम भारत से गुजरने वाली दो महत्वपूर्ण लाइन्स की बात करेंगे। उससे पहले हम एक देख लेते हैं कि भारत के उत्तरी बिंदु से सबसे उत्तरी बिंदु से सबसे दक्षिणी बिंदु तक की जो दूरी है वो 3214 किलोमीटर है और जो सबसे पश्चिमी और पूर्वी बिंदु के बीच की जो दूरी है वो 2933 किलोमीटर है। तो पूछेगा कि भारत का उत्तर से दक्षिण तक विस्तार कितना है तो 3214 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम तक विस्तार कितना है तो 2933 किलोमीटर। अब हम दो महत्वपूर्ण लाइन की बात करेंगे जो भारत से होकर गुजरती हैं। तो सबसे पहली है हमारी 82.5 डिग्री नॉर्थ। ये है हमारे भारत की समय रेखा। ये है भारत का मानक यमोत्तर समय रेखा है। अभी इसके बारे में और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो दूसरी लाइन है ये है कर्क रेखा, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती
है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी भाग में। अब हम एक-एक बिंदु को नज़र डालते हैं और उनके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो भारत की स्थिति में है, भारत भूमंडल के उत्तर-पूर्वी गोलार्ध में है, जो कि हमने पहले देखा है कि भारत उत्तर-पूर्वी गोलार्ध में है। ये एशिया महाद्वीप में स्थित है और इसका आकार कैसा है? लगभग चतुष्कोणीय है। हमारे भारत का आकार कुछ चतुष्कोणीय है और इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जो सबसे नंबर पर है, 1 पर है रूस, कनाडा, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद भारत का नंबर है। अब संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.4 भाग है भारत का। कितना है? 2.4% है और जो भूमंडल के क्षेत्रफल का है वो है 0.57% है। ये आंकड़े थोड़ा सा याद रखने लायक है। सबसे ज्यादा ये है कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा जो भारत का है वो 2.4% है। अब हम कर्क रेखा की बात करते हैं तो कर्क रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। ये हमने पहले भी देखा है और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसको हम एक ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं, मित्र पर गमछा झार। तो मि से है मिजोरम, त्र से है त्रिपुरा, प से है पश्चिम बंगाल, र से है राजस्थान, ग से है गुजरात, म से है मध्य प्रदेश, छ से है छत्तीसगढ़ और झ से है झारखंड। तो आप इसको इस प्रकार आराम से याद रख सकते हैं। और पूछेगा कर्क रेखा की कुल लंबाई कितनी है तो 3,214 किलोमीटर है। भारत में कर्क रेखा की अधिकतम लंबाई मध्य प्रदेश में है। जो सबसे बड़ा इसकी डिस्टेंस है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा के समीप की जो राजधानियां पूछ लेता है ये प्रश्न कि कर्क रेखा के समीप में कौन सी राजधानियां हैं तो रांची, आइजोल, भोपाल ये भारत के में है और जो कर्क रेखा के निकटतम है। अभी जब मैप की प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें हम इनको आराम से बहुत ही पास में रखकर हम चेक करेंगे, देख लेंगे और इस तरह से हमको याद हो जाएगा। अब कर्क रेखा के समीप जो स्थित शहर है वो उदयपुर त्रिपुरा में है। दूसरा बिंदु है भारत की जो माही नदी है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अभी हम तीनों रेखाओं की बात करेंगे, भूमध्य रेखा और मकर रेखा, इनको अलग-अलग नदियां काटती हैं, उनकी बात भी हम करेंगे। तो अभी हम देख लेते हैं कर्क रेखा को माही नदी कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। कर्क रेखा तथा विंध्याचल पर्वत भारत को उत्तर और दक्षिण भारत में विभाजित करते हैं, जहाँ क्रमशः उपोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इस बात को भी जलवायु वाले उस बात में हम समझेंगे, पर अभी याद करने के लिए हम याद कर लेते हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मैप पे अगर हम ड्रा करें तो लगभग यहाँ से गुजरती है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी लगभग यहीं पर है। तो ये दोनों ही भारत को उत्तरी और दक्षिणी भारत में विभाजित करने का काम करती हैं। चूँकि कर्क रेखा पर हमने पढ़ा था कि यहीं पर सबसे लंबवत रेखा पड़ती है, सबसे लंबवत सूर्य की किरणें पड़ती हैं, सॉरी सबसे लंबे जो लंबवत सूर्य की किरणें कहाँ तक पड़ती हैं? वो कर्क रेखा तक पड़ती हैं। तो यहाँ तक का इधर वाला भाग है, ये उष्ण होता है दक्षिण का और जो ऊपर का होता है ये उपोष्ण होता है। भारत की मानक समय रेखा की बात करें तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जिसको हम भारतीय मानक समय मानते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईएसटी लाइन कहते हैं इसको। आपको ये नाम आईएसटी के नाम से बहुत बार मिल जाएगा कि आईएसटी क्या है, तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। यह रेखा प्रयागराज के निकट मिर्जापुर नैनी से गुजरती है। ये भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी हम ट्रिक याद कर लेते हैं। आंधी में छत ऊपर उड़ी, तो आंधी से हो गया आंध्र प्रदेश, में से हो गया मध्य प्रदेश, छत से हो गया छत्तीसगढ़, ऊपर से हो गया उत्तर प्रदेश और उड़े से हो गया उड़ीसा। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के मध्य का देशांतरी विस्तार 30 डिग्री है, इसलिए दोनों के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। अभी इस बात को हम समझते हैं कि आखिरकार ये कैलकुलेशन हमारे लिए जरूरी हो जाता है। बहुत बार पूछता है प्रश्न कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री को ही क्यों माना गया, किसी और देशांतर को क्यों नहीं? क्योंकि भारत का अगर हम सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी देशांतर की बात करें तो यहाँ पर काफी अंतर देखने को मिलता है। देख लेते हैं कि कितना अंतर है। तो अगर हम सबसे पूर्वी देशांतर की इधर बात करते हैं तो ये हमारा है 68 डिग्री 7 मिनट और इधर सबसे है ये है 97 डिग्री 25 मिनट।
तो हम देख पा रहे हैं कि काफ़ी अंतर है। तो इसके बीच में बहुत सारे देशांतर जाते हैं, तो हमने उनको क्यों नहीं लिया, इसी को क्यों लिया? तो ये देख लेते हैं कि अगर हम इन दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करें, तो के लगभग 83 डिग्री समथिंग आ रहा है, जो मध्य से जाता है और 82.5 डिग्री लगभग भारत के मध्य से गुजरती, इसीलिए इसको भारतीय मानक समय चुना गया है। जबकि पूरी दुनिया का जो मानक समय किसे माना गया है, वो ग्रीनविच लाइन को माना गया है, जो कि कहाँ से निकलती है? ग्रीनविच सिटी लंदन से निकलती है। और यदि हमें कभी ग्रीनविच लाइन का समय दे दिया जाए कि वहाँ पर इतने बज रहे हैं, तो भारत में कितने बजेंगे? तो हमारे इन स्टैंडर्ड टाइम लाइन के हिसाब से हम वहाँ से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, तो हम इस बात को ऐड कर लेंगे कि यदि वहाँ 2 बज रहे हैं, तो हम अपने यहाँ पर 5 घंटे 30 मिनट ऐड करेंगे, तो हमारे यहाँ 7:30 बज रहा होगा। कितना बजेगा? 7:30। अगर हमें कभी भी जीएमटी टाइम दिया जाए और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात कही जाए, तो हमको उस जीएमटी टाइम पे 5.5 घंटे ऐड कर देने हैं और यदि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम दिया हो और जीएमटी का टाइम पूछे, तो उसमें से क्या करना है, हमको उतना माइनस कर देना है। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर नोट्स पर हैं, आप देख पा रहे होंगे, तो हम इनको जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राज्यों से दोनों रेखाएं गुजरती हैं। इसका मतलब है कि जो हमारी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन है और जो हमारी कर्क रेखा है, ये 2 राज्यों से दोनों लाइन जो हैं, वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं। जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से क्या करती है, कर्क रेखा भी गुजरती है और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन मानक समय रेखा भी गुजरती है। अब अगर एक लाइन हमारी लंबवत है और दूसरी लाइन हमारी क्षैतिज है, तो कहीं पर होगा जो दोनों लाइन काटती भी होंगी। तो भारत में छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में ये दोनों रेखाएं क्या करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं। अब यहाँ से एक थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारत मानक समय रेखा को चुनते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वो देश की बीचों बीच से गुजरती हो और 7.5 डिग्री का गुणांक हो, ताकि 7.5 डिग्री देशांतरी दूरी पर स्थित स्थानों के मध्य 30 मिनट का अंतर हो। तो अगर हम इसका थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेते हैं इस बात को समझने के लिए कि ये 7.5 डिग्री का ही गुणांक क्यों हो, तो हमें आधे घंटे का अंतर से चल रही हो, हम इस वजह से इसका 7.5 डिग्री का अंतर मान के चलते हैं। तो हम इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि जैसे कि पूरी अर्थ पे कितने देशांतर है, 30 देशांतर है और हमने कहा था कि अगर 24 घंटे में चलता है तो 1 घंटे में कितने, 15 देशांतर निकल जाते हैं। 1 घंटे में कितना, 15 देशांतर। तो 1 घंटे में अगर 15 देशांतर है, 1 घंटा बराबर है 15 देशांतर, ठीक है? अगर 15 देशांतर 1 घंटा में, तो 1 घंटा है 60 मिनट, तो 60 मिनट में कितने देशांतर हैं, 15। तो हम कहेंगे कि एक देशांतर को कितने मिनट में एक देशांतर को जो पार किया जा सकता है, तो वो कितना है, 15, 60 में भाग दे देते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, हमारा 4। मतलब कि 4 मिनट में हम एक देशांतर को दूरी तय कर सकते हैं। मतलब 4 मिनट में कितना है, एक देशांतर हमारा निकल जाता है। तो अगर एक देशांतर को 4 मिनट है, तो 7 देशांतर का कितना हो जाएगा, 7 देशांतर गुणे 4 28 हो जाएगा और आधे देशांतर कितना होगा, चूंकि एक देशांतर 4 मिनट है, तो 2 देशांतर कितना आधा देशांतर कितना हो जाएगा, 2 मिनट। तो हमारा कितना आ गया, 30 मिनट। तो इसीलिए हम 7.5 देशांतर का जो लेके चलते हैं कि 30 मिनट के अंतराल से हमारा समय जो टाइम लाइन है वो चले। तो आज के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आई होगी और इसके बाद अगले क्लास में हम कुछ क्वेश्चन के साथ आएंगे जितना हमने पीछे पढ़ा है। आज के लिए इतना, धन्यवाद।